हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए वीडियो नंबर 6 लेकर आ गया हूं। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, जिसमें 15 नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें से 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है और इस टेस्ट को नहीं दिया है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके पहले के 5 टेस्ट को भी जरूर देखें। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगा। और ये हमारा वीडियो नंबर 6 है, जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे आपसे। इसमें संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, यहाँ से इन चारों के लिए जो है 2-2 प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब 4 दूनी 8 प्रश्न यहाँ से, सामान्य विज्ञान से 3 प्रश्न, तो 8 3 11। और यहाँ पे आज मैंने इंक्लूड किया है शारीरिक शिक्षा और योग से संबंधित 4 प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टेस्ट की शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, और हमारे जो आपके जो दोस्त होंगे उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फैमिली है वो और ग्रो कर सके और हमको भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट को लगाने की कोशिश करिएगा, और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका आउट ऑफ 15 कितना सही हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, संविधान के 2 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्वोच्च न्यायालय के समादेश निकालने की शक्तियों में नहीं है। हम सभी को पता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको रिट निकालने की, इसको रिट भी कहते हैं, रिट को ही समादेश कहते हैं, उसको निकालने की शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो जनरली जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको 5 तरह का रिट जो है प्रोवाइड किया गया है। तो उसमें से 4 यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक इसमें से ऐसा है जो रिट में शामिल नहीं है। तो बताइए कि कौन सा शामिल नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख या फिर उत्प्रेरण। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का रिट नहीं है या समादेश नहीं है, बताइए। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण तो है ही, जिसको हम हेबस कार्पस कहते हैं। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, हेबस कार्पस। परमादेश भी है, ठीक है, परमादेश को हम कहते हैं मैंडमस कहते हैं, और प्रतिषेध लेख को प्रोहिबिशन कहते हैं। लेकिन ये जो उत्प्रेरण है, ये उत्प्रेरण नहीं होता है, ये गलत है। उत्प्रेरण की जगह होता है उत्प्रेषण होता है। थोड़ा सा मैं गलत कर दिया था यहाँ पे, मतलब गलत नहीं किया था, जानबूझ के मैं चेंज किया था ताकि आपको करेक्ट याद है कि वो है कि नहीं, वो पता करने के लिए। तो उत्प्रेरण नहीं, उत्प्रेषण होता है, जिसको सर्टियोरेरी भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 हो गया। और 5वां एक और होता है जो मैं यहाँ पे ई करके लिख देता हूं, आपको याद होना चाहिए, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में क्यू वारेंटो कहते हैं, क्यू वारेंटो। ठीक है, तो ये जो हो गया 5 तरह के रिट जो है जारी करने का अधिकार या शक्ति दिया गया सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 32 है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसका जो शीर्षक है क्या है, आर्टिकल 32 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और इस आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही इन 5 प्रकार के रिट का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखिए। इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, मतलब समुचित कार्रवाइयां कराने के लिए, समुचित कार्रवाइयां द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने की अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। अलग से मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा क्या होता है, इन सबसे संबंधित प्रश्न भी आपके लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। अभी मेरा ये प्रश्न इस प्रकार था। ठीक है, कितने लोग का सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है संविधान का ही कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अपने मौलिक अधिकारों का जब हनन होगा तो वो उच्च न्यायालय भी जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल जो है हाई कोर्ट, जो कि उच्च न्यायालय जिसको कहते हैं, वहां पर जाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 24, कौन सा सही है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना चाहिए, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 226 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उसको उच्च न्यायालय जाने का, उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करेगा तो आर्टिकल 32, जो अभी हमने पीछे देखा था,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर किसी का अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय भी वो जा सकता है। ये अनुच्छेद 32 जो है इस चीज़ की उसको अधिकार देता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 352 तो हम सभी को पता है कि किस लिए, राष्ट्रीय आपात की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा से संबंधित है आर्टिकल 352। अच्छा, किस किस कौन कौन से कंडीशन में राष्ट्रीय आपात घोषणा की जा सकती है? तो 3 कंडीशन है, इसके लिए याद रखिएगा। युद्ध की अगर स्थिति बन जाए तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है, या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो, बाहरी कोई बाह्य आक्रमण है तब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों कंडीशन में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। और आर्टिकल 24 तो हम सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत है। बालात श्रम। ठीक है, बालात श्रम प्रतिषेध मतलब 14 से कम वर्ष के, ठीक है ना, लेस देन 14 मतलब 14 से कम वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनको कहीं भी किसी जैसे कारखाना हो गया या फिर माइंस हो गए या फिर जहाँ भी जोखिम भरा काम है वहाँ पे उनको काम में नहीं लगाया जा सकता, ये आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हमको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, तो और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई तो आप 14 से कम वर्षों को 14 से कम वर्ष के बच्चों को आप बालात श्रम करा ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए तो ये अनुच्छेद 24 जो है बालात श्रम प्रतिषेध को वर्णन करता है। ठीक है, चलिए आगे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न हमारे संविधान के हो गए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा इतिहास के। 2 प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं, तीसरा चौथा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? अभिनव भारत, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हिंदू महासभा या फिर हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? बताइए कि कौन सा जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। विनायक दामोदर सावरकर में वीडी सावरकर भी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये 1905 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915 में जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था, मदन मोहन मालवीय। और हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1928 में किया गया था, किसके द्वारा? तो भगत सिंह के, सरदार भगत सिंह जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1928 में। ये क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ, याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे है हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदू नहीं, एक्चुअली में हिंदुस्तान है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में यहाँ पे बिंदु लगा देता हूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह के द्वारा। लेकिन यहीं पे अगर मैं पूछ दूं क्या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किसके द्वारा और कब किया गया था। यहाँ पे सोशलिस्ट आ गया तो ये भगत सिंह के द्वारा, लेकिन यहाँ पे सोशलिस्ट नहीं है। अब ये संस्था जो है किसके द्वारा स्थापित है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और कब हुआ था ये भी बताइएगा। चलिए चौथा प्रश्न जो इतिहास का आएगा इस प्रकार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से मैं बहुत अच्छे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, नोट करके जरूर लिखिएगा। प्रश्न है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896, कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1911 या फिर हरिपुरा अधिवेशन 1938। ये चारों के चारों कांग्रेस का अधिवेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर आंसर देने की खुद कोशिश करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको जरूर अच्छे से इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसी अधिवेशन के अंतर्गत सबसे पहली बार स्वराज शब्द की बात की गई थी, या फिर इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1896 का अधिवेशन जो है, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी जी ने किया था। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी जी ने किया था, और यहीं पर सबसे पहली बार
वंदे मातरम जो है गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार इसका गायन कब हुआ था? 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में। और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन है जिसके अंतर्गत पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, पहली बार जनगण मन गाया गया था, इस चीज को आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो अधिवेशन हुआ था 1911 का, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि लोगों को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रैक्टिस अच्छे से आपका हो रहा है। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं फिजूल का ही बना रहा हूँ, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आपको कमेंट जरूर करना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे एस्पिरेंट्स हैं, जो फैमिली है, वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंगेज हो रहा है। इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 1948 वाला इसलिए है क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। हरिपुरा आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, 1938 में। और यहीं पर क्या हुआ था, इसी अधिवेशन में क्या किया गया था कि जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, इसका गठन किया गया। इसका कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हमने 4 प्रश्न देख लिया। अब आगे जो आपको प्रश्न मिलेगा, भूगोल के 2 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पड़ोसी देशों में लगा भारत का, पड़ोसी देशों से लगा भारत का सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो किसी पड़ोसी देश से सबसे ज्यादा लगता है? ठीक है, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? क्या इसका सही आंसर होगा? कमेंट करके बताइए। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और बहुत इजी भी है। अगर आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं मतलब आपका जो तैयारी है अच्छे से नहीं है भूगोल। ठीक है, ये सब बेसिक जानकारियां होती है, आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए पहली बात तो क्या कि जो राजस्थान है ये 1070 किलोमीटर लगता है। किससे? तो पाकिस्तान से लगता है। ठीक है, पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप सभी को पता होगा ये म्यांमार से लगता है। और कितना किलोमीटर? तो 520 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से लगता है। और कितना लगता है? तो ये 2216.7 मतलब लगभग 2217 किलोमीटर जो है ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगता है। और उत्तर प्रदेश जो है ये नेपाल से लगता है। और कितना किलोमीटर? तो इसको याद रखिए आप, 651 किलोमीटर। 651 किलोमीटर। अब ये चारों ऑप्शन में से आप पकड़ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ही वो राज्य है जो बांग्लादेश से के साथ लगता है और सबसे लंबा संबद्ध राज्य है। कौन? पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ठीक है, जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, 3 ओर से। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। 6वां प्रश्न भी आपसे भूगोल का पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है? इंपॉर्टेंट है, मतलब कह लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम की खान भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। कौन सा? जादूगोड़ा झारखंड, खेतड़ी राजस्थान, कोलार कर्नाटक और जवार खान राजस्थान। कौन सा ऐसा है जहां पे यूरेनियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और भारत का सबसे बड़ा खाना, महत्वपूर्ण खान है यूरेनियम का? क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जादूगोड़ा। ठीक है, ये जादूगोड़ा झारखंड के अंतर्गत है जो कि यूरेनियम का एक बहुत बड़ा खान है। खेतड़ी राजस्थान जो है ये तो आपको पता होना चाहिए कि तांबा के लिए महत्वपूर्ण है। तांबा यहाँ से बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कोलार कर्नाटक के अंदर तो आप जानते हैं केजीएफ तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये गोल्ड से संबंधित है। ठीक है, यहाँ सोना मिलता है। और जवार खान जो राजस्थान का है ये चांदी से संबंधित है, चांदी का यहाँ पे खनन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तो खनिज वाला जो पोर्शन है वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप खनिज का भी एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो भूगोल के भी हमने 6 प्रश्न देख लिया। अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। प्रश्न है जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रश्न है कि वह स्थिति, ठीक है, जिसमें कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, वह स्थिति जिसमें कीमत में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य जो है गिरता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। देखिए कई बार से ऐसी स्थिति बन जाती है कि कीमत जो है बहुत अधिक हो जाता है, मतलब कहने का कि जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो जाता है, मुद्रा का मूल्य भी गिरने लगता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं?
मुद्रा संकुचन या अविस्फीति जिसको हम डिफ्लेशन भी कहते हैं, मुद्रा संस्फीति जिसको रिफ्लेशन कहते हैं, मुद्रा स्फीति जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, या फिर मुद्रा अपस्फीति जिसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। बताइए कि कौन सी स्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, तो हम मुद्रा स्फीति कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, मुद्रा स्फीति दोस्तों एक ऐसा स्थिति होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का जहां पे कीमत जो है वो बढ़ते जाता है। किसी भी वस्तु का कीमत तो बढ़ रहा है, जब कीमत बढ़ रहा है तो मतलब कहने का कि मुद्रा का अवमूल्यन भी साथ साथ हो रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मुद्रा संकुचन और अविस्फीति की बात तब होती है जब इसके विपरीत मुद्रा स्फीति के जस्ट अपोजिट जो स्थिति होता है जिसको मुद्रा संकुचन या फिर अविस्फीति कहते हैं। ठीक है, इसमें मुद्रा का मूल्य इसके जस्ट उल्टा, मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है और वस्तु और सेवाओं का मूल्य घटने लगता है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन या अविस्फीति कहते हैं। ठीक है, मुद्रा संस्फीति क्या होता है, तो मुद्रा संस्फीति एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर, ठीक है, जिसमें जानबूझकर मुद्रा की साख को मात्रा में वृद्धि किया जाता है ताकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जा सके। ठीक है, मतलब वस्तु का मूल्य को बढ़ाया जाता है इस मुद्रा संस्फीति के अंदर। अब चौथा बच गया मुद्रा अपस्फीति क्या होता है, तो एक ऐसा सभी मतलब ऐसे सारे जितने भी प्रक्रिया या नीति या उपाय जो मुद्रा स्फीति के वेग को रोकने में काम लाया जाता है। ठीक है, मतलब मुद्रा स्फीति के वेग को या गति को रोकने के लिए जितने भी तरह के उपाय किए जाते हैं उसको हम मुद्रा अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया उसको आप पकड़िएगा और जो भी आप बुक फॉलो करते हैं वहां से जाके सारे टर्म्स को एक बार डिफाइन करके आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। आठवां प्रश्न है जो कि ये भी अर्थव्यवस्था का है। प्रश्न है कि किसी देश द्वारा आयातों पर, मतलब जो भी इंपोर्ट होता है उस पर लगाए गए कर या फिर टैक्स को क्या कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहते हैं, कर्ब डीलिंग, टैरिफ, टोबिन कर या फिर स्टैगफ्लेशन, क्या कहा जाता है बताइए। अगर मान लीजिए कोई देश है किसी सामान को इंपोर्ट करता है बाहर से, तो इंपोर्ट जब करता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, तो इस तरह के टैक्स को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टैरिफ। ठीक है, क्या कहते हैं, टैरिफ कहा जाता है इस तरह के टैक्स को। अच्छा, कर्ब डीलिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा जैसे शेयर बाजार के बाहर, शेयर बाजार में जो ट्रेड हो रहा है, लेकिन शेयर बाजार जो शेयर मार्केट होता है उसके बाहर जो कुछ भी ट्रेडिंग हो रहा है, जो कुछ व्यापार हो रहा है उसको कर्ब डीलिंग कहते हैं। टोबिन कर क्या है, तो सभी विदेशी बाजार में अस्थिरता को रोकने के लिए जो नियम प्रयुक्त होते हैं उसको टोबिन कर कहते हैं। मतलब टोबिन कर एक ऐसा टैक्स है जिसका प्रयोग करके जितने भी विदेशी फॉरेन मार्केट है, विदेशी बाजार है, उसमें अस्थिरता को रोकने का प्रयास किया जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी भी बना हो। ठीक है, दोनों चीज साथ साथ रहे, मुद्रा स्फीति भी हो, ठीक है, और साथ ही साथ मंदी की भी स्थिति बना हो। इन दोनों जब एक साथ देखने को मिले तो हम उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो 8 प्रश्न हमने देख लिया। अब आगे के जो 3 प्रश्न मिलेंगे आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, साइंस का जो कि फिजिक्स का प्रश्न है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है इसको ध्यान से समझिए। प्रश्न है कि कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है, क्यों घुल जाता है, ऐसा क्या कारण है जो कि कॉफी पाउडर को जैसे ही पानी में डालेंगे वो बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। उसमें घुल नहीं, ये घुल होगा। ठीक है, डिजॉल्व हो जा रहा है, घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, उत्प्लावक बाल नहीं भाई बल, उत्प्लावक बल के कारण, पलायन के कारण, जड़त्व के कारण या फिर केशिकत्व के कारण। कौन सा ऐसा एक फिनोमेना है जिसके कारण कॉफी पाउडर जो है जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है, बताइए क्या आंसर इसका है। तो ऑप्शन नंबर डी, केशिकत्व ही इसका कारण होता है। केशिकत्व के बहुत सारे उदाहरण आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा। जैसे देखा होगा पेन के जो रिफिल होता है उसमें जो इंक है अपने आप नीचे नीब की तरफ आने लगता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। जो लालटेन का जो या दिया वगैरह जो होता है, ठीक है, दिया का जो बत्ती होता है यहाँ पे तेल भरा होता है, तो ये तेल जो है धीरे धीरे ये दिया के टॉप तक जाता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण ही जाता है। ठीक है, जो लालटेन हो गया, लैंप हो गया, उसमें केशिकत्व के कारण ही बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। जैसे पेड़ पौधे की जड़ ऐसे होती हैं, शाखाएं होती हैं, इधर ऐसे पत्तियां होती हैं, तो यहाँ से पानी जो है शाखाओं तक, पत्तियों तक, जड़ से होते हुए उन तक पहुंचता है। ठीक है, जल हो गया या फिर महत्वपूर्ण जो लवण होते हैं, खनिज होते हैं, सभी भाग में वितरित होते हैं, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। तो ये सभी उदाहरण केशिकत्व के हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
चलिए 10वां प्रश्न हम देखेंगे जो कि केमिस्ट्री का एक प्रश्न होगा। प्रश्न है कि लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, पतली परत चढ़ाकर यशद लेपन किया जाता है। ठीक है, किसके मतलब किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? क्रोमियम की, एल्यूमिनियम की, चांदी की या फिर जस्ता की? किसका लेयर चढ़ाया जाता है? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली में यशद लेपन ही उसको यशद लेपन का परिभाषा क्या होता है? ये यही होता है, जैसे लोहे और इस्पात के ऊपर ये चारों में से किसी धातु की जो लेयर चढ़ाते हैं उसी को यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए किसका? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जस्ता के ऊपर। जैसे कोई भी मान लो लोहा है या फिर स्टील है, इस्पात है, इसको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसके ऊपर जो जिंक है उसका कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो लोहा होता है ना, उसको जंग रहित बनाने के लिए, ठीक है, लोहे को जंग रहित बनाने के लिए इसके ऊपर किसका लेयर चढ़ाया जाता है? तो क्रोमियम का, मतलब लेयर नहीं चढ़ाया जाता है, क्रोमियम और आयरन इन दोनों को मिक्स करके जंग रहित लोहा तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 10 प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न आपके लिए होगा बायोलॉजी का, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि कौन सा हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है? हार्मोन वाला चैप्टर जो है मैं अलग से हमारे चैनल में अवेलेबल है। मैं बहुत अच्छे से सारे तरह के जो प्लांट एनिमल हार्मोन होते हैं मैंने कवर कराया है। जो साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, बताइए कि कौन सा पादप हार्मोन या कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो बौने पौधे को लंबा कर देता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स या फिर एथिलीन? कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है? बौने पौधे होते हैं ना, उसको लंबा कर देता है। इसका बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि फूल बनने में भी मदद करता है। जो पौधे के जो फूल बनने में मदद करता है, जैसे बहुत जल्दी अगर फूल उसमें लाना है, लवाना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? जिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जा सकता है। ठीक है, जो कई सारे जो बीज होते हैं, ठीक है, बीज का जो प्रसुप्तावस्था में रहते हैं तो उनको प्रसुप्तावस्था को तोड़कर अंकुरित होने में मदद करता है। बहुत जल्दी अंकुरित होने लगते हैं बीज, किसके कारण? जिब्रेलिन्स के कारण। अगर ऐसा किया जाए ना, अगर जिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जाए तो बड़े आकार के, वृहत या फिर कह लीजिए कि बड़े आकार के फल फूल को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी अगर फल या फूल है उसके ऊपर अगर इस जिब्रेलिन्स का छिड़काव कर देंगे तो बहुत बड़े आकार के मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि लौकी वगैरह जब बेचते हैं तो कई बार से देखे होंगे बहुत बड़े बड़े लौकी बेचे जाते हैं, तो वो सब क्या होता है? वहाँ पे हॉर्मोन्स का ही उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है या फिर छिड़काव किया जाता है ताकि उनके आकार बहुत बड़े बड़े मात्रा में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। तो हमने साइंस के भी 3 प्रश्नों को हमने देख लिया। तो ये बेसिक वाला जो था इस चीज को तो हमने देख लिया। अब आगे के जो 4 प्रश्न होंगे वो शारीरिक शिक्षा और योगा के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 12वां प्रश्न है कि कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे आपको शारीरिक शिक्षा योगा से ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपका कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका आंसर आप कई बार से दे पाएंगे, जैसे चक्रासन, सूर्य नमस्कार, हलासन या उपरोक्त सभी। कौन सा ऐसा है या फिर क्या सभी ऐसे हैं जो कमर दर्द के रोगियों को करना चाहिए यह आसन? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी तरह के आसन जो है कमर दर्द के रोगियों को करना चाहिए ताकि उनसे आराम मिले उनको। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे वज्रासन। ठीक है, वज्रासन भी किया जा सकता है कमर दर्द के रोगियों को, धनुरासन भी किया जा सकता है। ठीक है, सूर्य नमस्कार तो सबसे ज्यादा मददगार है। एक होता है सर्वांग आसन जिसमें सभी अंग का आसन हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आपको याद होना चाहिए। चलिए 13वां प्रश्न बताइए कि योग शब्द, ठीक है, जो योग शब्द है उसका शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था? महर्षि पतंजलि, अरस्तु, कपिल मुनि या फिर गौतम ऋषि? किसके द्वारा? तो इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा और बहुत आसान है, आप याद रखिएगा, कई बार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महर्षि पतंजलि ने ही योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन किया था और इनकी एक रचना तो आप सब जानते ही होंगे, योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये योग सूत्र के अंदर 195 सूत्र है, ये भी होना चाहिए। योग एक्चुअली जो ये टर्म जो देख रहे हैं ना, योग में जो प्रचलित जो योग होता है, जो वर्तमान में यूज किया जाता है, वो अष्टांग योग होता है।
ठीक है, अष्टांग योग किया जाता है वर्तमान में। ठीक है, तो योग का प्रचलित रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा अष्टांग योग। योग एक तरह का साधन है, ठीक है, और योग को कई बार से लोग धर्म से जोड़ लेते हैं कि ये हिंदू या फिर सनातन धर्म के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा योग जो है एक साधन है जो किसी धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक धार्मिक शब्द नहीं है, यह एक साधन है जो सबको करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए 14 नंबर का प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। कई बार से लगता है कि ये बहुत आसान है लेकिन हम भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा और योग हमारा टॉपिक है, तो ये तो पता होना चाहिए। 21 जून, 12 जनवरी, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल, कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए ये ऐसे ही नहीं मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना, ये जो यूएन है हमारा, यूनाइटेड नेशन का 177 कंट्रीज के सहमति से इस डेट को डिसाइड किया गया था। बात है ये 11 दिसंबर 2014 को। 11 दिसंबर 2014 को यूएन के 177 कंट्री के सहमति के बाद ये डिसाइड किया गया कि प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। याद रखिएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 12 जनवरी तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए कि किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइएगा कमेंट करके। 22 मार्च तो हम सभी को पता है कि विश्व जल दिवस के रूप को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब, 22 मार्च को। और जल आ गया तो पृथ्वी भी आना चाहिए, तो विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो ये चारों डेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चारों को आपको याद होना चाहिए। चलिए आज के वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए शारीरिक शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, तो स्पोर्ट्स से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, स्पोर्ट्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी गेम से पूछा जा सकता है, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी से भी पूछा जा सकता है। तो आप सबको पढ़ के एक बार जाना है। तो स्टेडियम कहाँ है बताइए, कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। लुधियाना में, कटक में, पटियाला में या फिर बेंगलोर में, कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब का जो पटियाला है वहीं पर स्थित है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, इस प्रकार हमने 15 प्रश्न को देखा। कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 15 कितना आपको मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ्स के भी वीडियोस हमारे में अवेलेबल है टेस्ट के रूप में, तो उसको भी देखिए। इंग्लिश का भी है, उसको भी देखिए। कंप्यूटर का भी आ रहा है, उसको भी देखिएगा। और जो लोग टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए भी अवेलेबल है। तो सारे वीडियो जो हमारे चैनल में धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है। वैसे एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, आपको समय बिल्कुल अच्छा खासा मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।